नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी स्कूल लेक्चरर की 9वीं क्लास है और इसमें अपन नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। यदि आप सवाल बनने की दृष्टि से देखो, कंपटीशन की दृष्टि से देखते हो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक माना जाएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर तरीके से समझ में भी आ जाए और आपको चीजें याद हो जाए, क्योंकि अब जो है हिस्ट्री अब शुरुआत अब आपके हो रही है। यूं समझो, याद जो करनी है ना, आप कंफ्यूजन वाला दौर अब शुरू होगा, लेकिन मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके कंफ्यूजन बिल्कुल ही न हो और उसमें अब कैसे ट्रिक्स वगैरह कैसे काम करेगी वो अब आप आने वाली क्लासेस में देखते जाओगे और बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाली है। सीधी सीधी आपको क्लासेस याद होने वाली है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि सवाल अपने बाहर नहीं जाए और आपको जो है चीजें विद कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स याद हो जाए सारी की सारी, और ऐसी याद हो कि आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाए। हिस्ट्री जो एक हवा बना होता है कि बहुत भारी है, ये है वो है, ये चीजें अब आसान होने वाली है। सबसे पहले साथियों, अपन जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम देखो, शुरू करते हैं अब अपन। राजपूतकालीन राजनीति, समाज, संस्कृति, या फिर यूं कह दे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक के जो वंश थे, जो साम्राज्य था, उसका अध्ययन करना है। देखो, सबसे पहले इतिहास में अपन जैसे पढ़ना शुरू करते हैं क्रमबद्ध तरीके से देखें तो मौर्य, मौर्य के बाद में गुप्त, गुप्त के बाद में वर्धन वंश आया जिसमें हर्षवर्धन, और जैसे ही हर्षवर्धन वंश के बाद की बात आती है तो वहां पे फिर छोटे छोटे बहुत सारे राज्य बन जाते हैं और ये सारे के सारे राज्य, इसमें क्षत्रिय ज्यादा होने से, राजपूतों का वर्चस्व होने से ये राजपूत काल कहलाया था। अब जैसे अपन मौर्य काल और गुप्त काल में देखते हैं तो जैसे पाटलिपुत्र का महत्व बहुत ज्यादा रहता है, वैसे ही यहाँ पे आते आते कन्नौज का महत्व ज्यादा रह जाता है और राजनीतिक केंद्र कन्नौज को माना जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो कारण भी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखो आसपास नदी और यहाँ का उपजाऊ क्षेत्र, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो भविष्य देखा राजाओं ने, यहाँ के क्षेत्र की विशेषताएं थी, तो इस वजह से कन्नौज का इस केंद्र में आना स्वाभाविक बात है। तो कन्नौज को पाने के लिए बहुत सारे यहाँ पे युद्ध हुए और बहुत सारे राजा लालायित रहते थे कन्नौज के लिए, ठीक है। और अब पहले मैं आपको मैप पर लेके जाता हूं, मैप पे अपन समझे कि कौन सा राजवंश कहां था और फिर अपन उसमें पढ़ेंगे ना कौन से शासक ने कौन से कार्य किए, कैसे कैसे उनको याद करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। तो उससे पहले अपन आ जाते हैं मैप पर और अपन समझते हैं कि कौन से शासक का कहां पे राज्य था और कैसे इनके अंदर संघर्ष हुआ होगा, क्योंकि सीमाएं जब टच होती है और साम्राज्य विस्तार की बात आती है तो फिर संघर्ष होता है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे दो नक्शे दिए हैं साथियों, एक ये है और एक ये है, दोनों ही एक ही बात बताने के लिए हैं कि यहाँ पे राजपूत काल में राजाओं के राजवंश जो आपको समझ में आ जाए मैप पर, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समझ लें, उसके बाद में अपने जो ये वंश है ये चलेगी 3-4 क्लासेस लगभग लगेगी इस टॉपिक के अंदर और 3-4 क्लासेस में जाकर ये पूरा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपन इसमें व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, ये जो है तिब्बत किंगडम, ये वाला चलो ये तो है भारत से बाहर की बात हो गई, ठीक है। अपने पढ़ने के अंदर जो आएगा उसमें एक तो कश्मीर के वंश आएंगे, जैसे कारकोट वंश, लोहार वंश, ये सब आएंगे जो अपन ये जो शुरुआत कर रहे हैं इसमें अंतिम क्लासेस के अंदर ये पढ़ेंगे। और सारी की सारी इसमें भी मैं ट्रिक्स से बताऊंगा, जैसे लोस, हज वगैरह, कादुल, उसक से, ऐसी ऐसी ट्रिक्स है। जो ट्रिक्स याद कर ली उसमें से राजा आपको क्रमशः याद हो जाएंगे मुख्य मुख्य, और उसके बाद एक दो उनके अंदर जैसे काम है स्पेशली, या उनके यहाँ पे कोई विद्वान दरबारी है, उनकी रचनाएं हैं और उनकी विशेषताएं हैं ये चीजें अपन पढ़ेंगे। किसी ने कोई मंदिर का निर्माण करवाया जो इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये चीज पढ़ेंगे। तो कश्मीर के वंश भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये गजनवी सल्तनत, क्यों, मोहम्मद गजनवी तो जो था उसका प्रभाव रहेगा। जैसे चालुक्य पढ़ेंगे अपन तो गुजरात में, और ये गजनवी तो देखो एक लुटेरा था वैसे भी, तो भारत में बहुत बार आक्रमण किए, सोमनाथ मंदिर को लूटा वगैरह, बहुत इसके ऐसे है चीजें। तो गजनवी यहां से आपको पता चले कि इसकी सल्तनत यहां थी तो ये आक्रमण करता था। ये आ गया सिंध, चलिए सिंध को छोड़ते हैं। ये आ गया आपके चाहमान लिखा है, चाहमान का मतलब क्या है, चौहान है। चाहमान का मतलब
चौहान ही है। चाहमान कहा है, चाप हरि मान नय, ऐसे बताया गया है। चाप यानी धनुष, हरि यानी विष्णु विष्णु की पूजा करने वाले, मान यानी मान देने वाले। इस तरीके से इस शब्द की अगर भेद देखने जाते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से बताया है, जो चौहान भी अपन को पढ़ने हैं। ठीक है, फिर देखो ये देख रहे हो आप तोमर, यानी कि ये तोमर है तो ये कौन सा क्षेत्र है, ये दिल्ली वाला क्षेत्र है। दिल्ली पर तोमर वंश का अधिकार था और उसके बाद में चौहान और गहडवालों का भी संघर्ष चला था इसके अंदर, और फिर चौहानों का भी यहाँ पे आधिपत्य रहा था। ठीक है, ये जो देख रहे हो आप, ये गहडवाल। ठीक है, अब गहडवाल आज अपन पढ़ने वाले हैं वैसे गहडवाल को। ठीक है, अब गहडवाल और इन दोनों का दिल्ली पर अधिकार के लिए, जो तोमर वंश है ना, देखो दोनों की बॉर्डर इनसे टच हो रही है, तो यहाँ पे अधिकार के लिए इन दोनों शक्तियों में आपसी संघर्ष होना ही है। और इनके बीच संघर्ष का कारण जो था वो संयोगिता थी, वो भी बताऊंगा आपको आगे, और वैसे आपको पता भी होगा। फिर ये अपन देखते हैं चंदेल वंश है। ठीक है, यहाँ पे चंदेल वंश दे रखा है। मैं इसको क्या करूंगा कि आपको स्लाइड शेयर करने से पहले इसको मिटा दूंगा, ताकि आपके पास में ये प्योर आ सके। एक बार समझ लेते हैं, ताकि आपके पास में ये, नहीं तो नाम ढक जाएंगे तो आप अच्छी तरीके से पहचान नहीं पाओगे। ठीक है ना, तो ये चंदेल वंश है, चंदेल को भी अपन पढ़ेंगे। ये है परमार वंश। ठीक है, भोज, राजा भोज, कहां राजा भोज कहां गंगू तेली, वो वाली कहावत आपने सुनी होगी, वो यही मालवा के परमार कहते हैं ना, तो ये वाला क्षेत्र है। ठीक, फिर ये देखो गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार अपन राजस्थान के इसमें भी पढ़ते हैं, राजस्थान की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार। और यहाँ पे त्रिपक्षीय संघर्ष जो हुआ था उसमें मुख्य अहम शक्ति जो थी वो यही थी, और अंततः विजयी भी हुए गुर्जर प्रतिहार हुए थे। तो गुर्जर प्रतिहार बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे यदि इसी नक्शे में देखें तो देखो ये छोटा बताया, फिर साम्राज्य विस्तार होने के बाद में गुर्जर प्रतिहार जो कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ, ये त्रिराष्ट्र संघर्ष के बाद कितना बड़ा साम्राज्य विस्तार हुआ, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है ना, अब देखो इसके अलावा ये चालुक्यों का देखो मेन मुख्य जो था शासन और मुख्य क्षेत्र जो था वो गुजरात वाला क्षेत्र था। ठीक है ना, तो ये चालुक्य आ गए आपके। फिर देखो ये गंग वंश आ गया। ठीक है, ये आ गए आपके काकतीय। ठीक, ये यहाँ पे चोल साम्राज्य था, इस तरीके से यहाँ होयसल साम्राज्य था। ये अपने ये चोल और पांड्य और ये आपके नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है, अपन ये उत्तरी भारत और उत्तरी मध्य भारत वाला पढ़ेंगे। यहाँ पे है पाल, यानी कि बंगाल वंश है। पहले पाल वंश का शासन था और पाल के बाद में सैन वंश का शासन हुआ, तो पाल भी अपन पढ़ेंगे और सैन भी अपन पढ़ेंगे। बंगाल का पाल वंश और बंगाल के पाल वंश के बाद में बंगाल का सैन वंश, तो ये भी पढ़ेंगे अपन। गोद देवीरा नाम, इस तरीके से ट्रिक है इसकी। फिर साविबल, सैन वंश की भी ट्रिक है। इस तरीके से पूरा मैं आपको ये टॉपिक, ये छोटे छोटे राजवंश जो है ना बहुत कंफ्यूजन वाले हैं, और मैं आपको मतलब आप क्लासेस देखोगे तब आपको लगेगा कि ये वास्तव में इजी हो गए हमारे लिए। और प्रश्न जो है बनने का वही तरीका है, प्रश्न अपन कोशिश करेंगे बाहर न जाए। एक बार आपको ये चीजें याद हो जाती है ना, कंठस्थ हो जाएगी, उसके बाद में आप अपना दायरा भी बढ़ा पाओगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको इनके शासक कैसे याद करने हैं वो भी याद हो जाए और अंदर की चीजें भी आसानी से याद हो जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे पहले ये समझना है, ये कलचुरी राजवंश है। ठीक है, कलचुरी, ये भी अपन पढ़ेंगे। तो इतनी सारी चीजें अपन को पढ़नी है, तो इसमें दिखती बात है कि 3-4 क्लासेस आराम से लग जाएगी। कोई ध्यान तो को नहीं आया, यूं नहीं कहते हैं मई विकेट उड़ जाए तो मुझे कौन आवे। ये मतलब ये देखो ये तरीका है अपने, एक बार मैप समझ लिया तो उसके बाद में अपने ये समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं ताकि ये बाद में अपने भूल ना जाए और ये आपके आसानी से आपको क्या है ये पूरा क्लियर मिले एकदम। तो ये क्लियर मिलेगा तो अब आप आराम से इसको समझ पाओगे और ये आपको बढ़िया तरीके से दिख भी रहा होगा यहाँ पे। तो ये देखो नक्शा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही चीज अब यहाँ पे है। इसके इधर जो आप कह सकते हो फिर वो अरब साम्राज्य वाला वो आ जाएंगे आपके, क्या कहते हैं, खलीफा वाला वो पूरा आ जाता है, खलीफा सल्तनत वो उस तरीके की। ठीक है, ये काबुल वगैरह दे रखा है। बाकी इसमें आप थोड़ा सा इसमें क्या समझ सकते हो इस नक्शे के अंदर वो मैं बताऊं आपको। इसमें त्रिपक्षीय संघर्ष को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। कौन सा? कोई 100 वर्षों का युद्ध भी कहता है, कोई 200 वर्षों का युद्ध भी कहता है, जो 3 महाशक्तियों के बीच में हुआ, जिसमें एक तो आपके प्रतिहार, फिर राष्ट्रकूट और फिर पाल।
बंगाल के पाल और ये राष्ट्रकूट आ गए, और फिर ये प्रतिहार। इन तीनों के बीच में ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। ठीक है ना, तो इस नक्शे के अंदर आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि त्रिपक्षीय संघर्ष ये है। और यहाँ पे अपने छोटे छोटे राजवंशों की स्थिति क्या थी, वो चीज आपको इसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से नक्शे से संबंधित कोई भी समस्या इसमें अब नहीं होनी चाहिए, आपकी ये चीजें बिल्कुल ही क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक, तो यानी कि अब अपन आगे बढ़ सकते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूं ताकि नक्शा बिल्कुल ही प्योर आ जाए आपके पास में। ठीक है, तो ये मतलब अपने आपके लिए बढ़िया, मतलब एकदम से ये क्लासेस आपके लिए मैं कोशिश करता हूं कि आपका अपना चैनल समझिए इसे। ये जो जीजीडी जो है ना, ये आपका अपना चैनल है, और इस पर मैं हमेशा ही प्रयास करूंगा कि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वर्क करके पढ़ाई को बिल्कुल ही इजी बना दिया जाए, और इजी तरीके से आपके पास में एकदम क्लासेस आ जाए। तो मेरे ख्याल से मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आप भी कर लोगे, तो आपका जो चयन है वो कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए अपन बातें नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं। मुख्य स्लाइड पर आ जाते हैं अपन, और अब अपन शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो हर्षवर्धन के बाद साथियों, अब देखना समझना इस चीज को, हर्षवर्धन के बाद तुर्कों के आक्रमण तक, हर्षवर्धन के बाद से तुर्कों के आक्रमण तक काल कौन सा था? 7वीं से 12वीं सदी तक का काल जो था, उस समय को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्यों? क्षत्रियों का शासन ज्यादा रहा, तो राजपूत काल के नाम से जाना गया, जो चीज मैंने आपको अभी बताई भी थी। ठीक, तो उसके बाद देखिए क्या है कि राजपूत काल में राजनीति का प्रमुख केंद्र जो रहा वो कन्नौज रहा, और कन्नौज वाली चीज अभी मैंने आपको समझाई थी, क्यों रहा वो भी बताया। ठीक है ना। ठीक, अब जो मुख्य चीज आती है वो ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विभिन्न मत, और होता यह है कि ये याद ही नहीं होते, हम बहुत बार पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, और याद एक बार ये हो गए ना तो फिर अपनी पौ बारे 25 है, क्योंकि ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे में। वो मैंने पहले भी याद करवाए विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड की क्लासेस में भी, और आज भी मैं आपको याद करवा दूंगा, जैसा मैं समझता हूं आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला मत समझना आप, अब यहां पे बहुत अच्छी तरीके से समझना। ठीक है, सबसे पहला मत यह है साथियों कि आबू पर्वत के वशिष्ठ के अग्निकुंड से ये उत्पन्न हुए। ठीक है, अब अग्निकुंड से उत्पन्न हुए तो कई लोगों ने इसे अग्निवंशी राजपूत भी कहा। बता दें कि गुरु वशिष्ठ जो थे वो माउंट आबू के अंदर यज्ञ कर रहे थे एक बार, और यज्ञ करते थे तो मतलब यहाँ पे जैसे पूजा अर्चना करते थे, तो कुछ असुर कह सकते हो, कुछ अपवादी तत्व कह सकते हो, जो इन्हें परेशान करते थे और यज्ञ में बार बार बाधा पहुंचाते थे। तो इन्होंने क्या किया कि यज्ञ करके 4 शक्तियों का उदय किया, 4 शक्तियों का जन्म दिया, या कुछ भी कह सकते हो, उनको प्रकट किया, जिसमें आपके गुर्जर प्रतिहार थे, चालुक्य थे, परमार थे और चौहान थे। ठीक है, ये 4 थे, तो चारों का उदय किया ऐसा बताते हैं। और इस मत की पुष्टि करने वाले कौन कौन है? पृथ्वीराज रासो यानी कि चंद्रप्रदय। ठीक है, पृथ्वीराज रासो किसका ग्रंथ है? चंद्रप्रदय का। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, जो चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय है, उसका दरबारी कवि था, उसका मित्र भी था। तो चंद्रप्रदय, ये एक तो ये चंद्रप्रदय ने मुख्यतः इस बात को कही है। ठीक है, फिर जैसे सूर्यमल मिश्रण है, तो इन्होंने वंश भास्कर के अंदर, इनका कौन सा ग्रंथ था? वंश भास्कर, जिसको मुरारी दान ने पूरा किया। वंश भास्कर इन्होंने पूरा नहीं कर पाए थे, तो वंश भास्कर के अंदर सूर्यमल मिश्रण ने इनको जो है समर्थन दिया। फिर मूणोत्नयनती ने भी इनका समर्थन किया, और जयानक का ग्रंथ था, ये भी पृथ्वीराज का दरबारी कवि था, और जयानक का जो ग्रंथ था वो था पृथ्वीराज विजय। तो इन सब के अंदर इस मत की पुष्टि की गई कि यह बात सही है कि गुरु वशिष्ठ ने जो अग्नि यज्ञ किया और उससे उत्पन्न जो थे वो आपके यहाँ पे ये मत है, क्षत्रिय उत्पन्न किए, मतलब ये है। अब याद क्या रखा गुरु जी? वो तो बता दियो थे, कहानी तो बात ली, रामायण पूरी बता दी, पर याद क्या रखा? क्या आगे जाता ना कंफ्यूज हुआ? जन कहीं इलाज है, इलाज ये है कि यज्ञ से उत्पन्न किया है, ये बात तो समझ में आ गई। यज्ञ कहाँ किया जाएगा? आसमान में किया जाएगा कि कहीं दीवाना मत करी हो जाए, कौन करी हो जाए, कट करी हो जाए, जमीन पर किया जाएगा, पृथ्वी पर किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? पृथ्वी पर किया जाएगा, पृथ्वी पर किया जाएगा। तभी तो पृथ्वीराज रासों में कहा है, क्या कहा है?
पृथ्वी पर किए हुए यज्ञ से उत्पन्न, पृथ्वी पर अग्नि जलाकर किए हुए यज्ञ से उत्पन्न जो थे वो क्षत्रिय थे। याद हो गया ना, पृथ्वी पर यज्ञ, तो पृथ्वीराज रासों के अंदर बताया गया है कि यज्ञ गुरु वशिष्ठ के यज्ञ से उत्पन्न जो थे वो आपके क्षत्रिय थे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। विदेशी जातियों से, विदेशी जातियों में जैसे शक, कुषाण, हूण, सीथियन वगैरह ये जो भी है, इनसे उत्पन्न हुए किसने बताया है? तो देखो विदेशी से उत्पन्न कौन बताएगा? सबसे पहले तो देखो सहजातीय, यानी कि देखो विदेशी का समर्थन कौन करेगा? विदेशी करेगा। राजस्थान के इतिहास का पिता कहे जाने वाला कर्नल जेम्स टॉड क्या भारतीय था? नहीं, विदेशी था। है स्कॉटलैंड के लिंग्विस्टन में जन्मा हुआ, ये घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना गया। तो कर्नल जेम्स टॉड, तो कर्नल जेम्स टॉड विदेशी था, तो इसने विदेशी मत की पुष्टि कर दी कि जो थे ये तो शक सीथियन, और खास तौर पर शक सीथियन से उत्पन्न बताया कर्नल जेम्स टॉड ने। ठीक है, अब भाई साहब जेम्स टॉड के लारे लारे जो है स्मिथ और क्रूक भी कह दियो कि हाँ सही है, टॉड कहो जो सही है। अब बात सच्ची है कि ये जो थे विदेशी जातियों से उत्पन्न थे। ठीक है ना। अब देखो राजपूत यानी कि क्या है कि बलशाली उस समय शासक, और बलशाली विदेशी कहते हैं कि मैं भी विदेशी, और आने भी साबित कर दो कि ए भी विदेशी, यानी कि बलशाली विदेशी थे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना। और डॉक्टर भंडारकर साहब गए डॉक्टरी करने विदेश में, और डॉक्टर भंडारकर विदेश गए तो वहां से उनका पक्ष रख दिया कि हाँ भैया ये विदेशी थे, और इन्होंने कह दिया भंडारकर देखो थोड़ो अटर पक्ष रखे थोड़ो बटेरो, यानी कि भंडारकर ने कहा कि ये विदेशी ब्राह्मण थे। देखो बुरा मत मानना, लेकिन कहीं भी जैसे भंडारा वगैरह होता है, कोई चीज खाने के वगैरह करते हैं, तो ब्राह्मण देवता जो होते हैं ना उन्हें पहले बुलाया जाता है। ब्राह्मण देवता शौकीन भी हुए, ठीक है, खाने पीने का शौकीन हुए ब्राह्मण देवता। मेरे खूब सारा मित्र है, और सभी ब्राह्मण देवता जो मित्र है ना वह सभी शौकीन है। ठीक है, तो मतलब भंडारा कहीं आए तो ब्राह्मण का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो डॉक्टर भंडारकर ने विदेशी ब्राह्मण होने की पुष्टि की। तो यहां से भी ऐसे डॉक्टरी करने विदेश गए, ऐसे ये मतलब कोई फैक्ट नहीं है, ये याद करने का तरीका है। थे यूं नहीं कि गुरु जी थे क्या था, अरे याद करवा रहा हूं। ठीक है, तो ये है डॉक्टर भंडारकर, और इन्होंने इनकी समर्थन किया। ठीक है, अब देखो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, इनकी जो कहते हैं GH ओझा, यानी कि गौरी शंकर हीराचंद ओझा और दशरथ शर्मा इस चीज को बताते हैं कि राजस्थान थ्रू द एजेज पुस्तक थी दशरथ शर्मा की, इसमें इन्होंने कहा गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोइडा के निवासी थे। रोइडा अपने सिरोही के अंदर आया हुआ है, तो वहां के इन्होंने कहा कि ये सूर्यवंशी या चंद्रवंशी थे। देखो महादेव जी, अब शिवरात्रि आ रही है, ठीक है ना, मंगलवार को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। महादेव जी रा लगभग भगत ज्यादातर है ही है। ठीक है, भोलेनाथ है, भोलेनाथ के भगत सभी है, क्यों भोलेनाथ प्रसन्न जल्दी होते हैं। भोलेनाथ है तो भोलेनाथ के देखो एक तो जटाओं में गंगा निकलती है जटाओं से, एक यहाँ पे चंद्र धारण है ना भोलेनाथ के चंद्र। गौरी शंकर किसको कहते हैं? महादेव जी कहते हैं। गौरी शंकर ने कहा कि ये चंद्रवंशी थे, और चांद और सूरज का नाम तो कई बार साथ ही लेते हैं ज्यादातर, है जब तक सूरज चांद रहेगा जीजीडी का नाम रहेगा। ठीक, अब देखो गौरी शंकर हीराचंद ओझा, तो गौरी शंकर के ऊपर चंद्र है, तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी किसने कहा? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने कहा। ठीक, कहीं कोई समस्या नहीं ना। और दशरथ के पुत्र श्री राम ने धनुष तोड़ा था भगवान शिव का, अरे यार ये भी याद हो गया, दशरथ पुत्र श्री राम ने धनुष तोड़ा था। हाँ, और शिव जी से रिलेटेड है, और शिव जी चंद्रमा से रिलेटेड है। हाँ बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बस जितने में काम निबड़ गयो वो तो बढ़िया, बस टंटो में एड दियो। ठीक है, चलिए प्राचीन क्षत्रिय या वैदिक आर्य किसने कहा? सीवी वैद्य ने। देखो एक तो पढ़िया अपन डॉक्टर साहब ऊपर, और एक पढ़ा वैद्य है, वैद्य जी। तो सीवी वैद्य यानी कि यार कहीं ना कहीं भारत का उल्लेख है, और अपन जो है आयुर्वेद को बढ़िया मानते हैं। ठीक है, और वैदिक आर्य का मतलब क्या था? आर्य यानी श्रेष्ठ। ठीक, तो वैद्य और ये जो है देखो प्राचीन क्षत्रिय, यानी कि प्राचीन काल में डॉक्टर नहीं होते थे, प्राचीन काल में वैद्य जी हुआ करते थे। ठीक है ना, डॉक्टर होते क्या? वैद्य जी होते थे, वैद्यराज जी ऐसे कहते थे, तो वैद्य जी होते थे। सीवी वैद्य ने प्राचीन क्षत्रिय बता दिया, कहीं कोई समस्या ही नहीं। ठीक है, सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज कहा है BL चट्टोपाध्याय ने। अपार घर में कोई मेहमान आवे, भाई कोई भाई बंधु आ गया मिलने, कोई समाज रा बंधु आ गया मिलने, तो
अपा कहीं करा कि फटाक हम तो कहीं कुर्सी टेबल और सोफा सेट वगैरह खूब है, आ सीधा धम करता सोफे माथे बैठ गए। नहीं पहला कहीं करता, पहला चटाई बिछाता, कहीं बिछाता चटाई, सोरा रे चटाई ला रे, भाई जी आया, अरे भाई जी आया ठीक है चटाई लावा फटाफट। यानी कि सामाजिक, समाज का कोई बंधु आया तब चटाई मंगाई। तो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक देखो चटाई कोई फ्री थोड़ी आवे, आर्थिक व्यय आवे ना। तो सामाजिक और आर्थिक प्रक्रिया की उपज किसने बताया? चट्टोपाध्याय ने। अपन ने शब्द जोड़ा है सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है ना, नाम बिगाड़ने का कोई उद्देश्य नहीं, सिर्फ विद्यार्थियों को याद हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से आपको यह भी याद हो जाएगा। कुषाण या यूची, कुषाणों के लिए यूची भी शब्द काम में लिया है, और इसका इस मत को जो दिया है, समर्थन किया है, वो कनिंगम ने किया है। कोई देन कौन, क से कुषाण और क से कनिंगम, हो गया याद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विभिन्न जातियों का मिश्रण कहा है किसने? दशरथ शर्मा ने कहा है और विशुद्धानंद पाठक ने कहा है। जब भगवान राम अपनी जो रानी थी, रानी सीता, जो पत्नी थी उनकी रानी सीता, उनको छुड़ाने के लिए लंका गए, तो मतलब उनकी सेना में भिन्न भिन्न जाति के कई वानर थे, कई सारे दूसरे भी थे, सब मतलब मिश्रित, तो विभिन्न जातियों के लोग थे। और राम जी किसके पुत्र? दशरथ शर्मा के, दशरथ शर्मा के नहीं, राजा दशरथ के, ठीक है ना। और दशरथ शर्मा तो अपन को याद करना है, तो यहां से इस तरीके से याद रखना अब कि 10। और वैसे अगर ऐसे याद नहीं रहे ना, तो ऐसे याद रखना कि इस शब्द में क्या जुड़ा है? 10। 10 का मतलब क्या है? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 10। 10 यानी कि विभिन्न। तो विभिन्न जातियों का मिश्रण किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है, और विशुद्धानंद पाठक ने इसका समर्थन किया। विशुद्धानंद पाठक ने भी ये चीज मानी है। तो इस तरीके से आपको ये जो एक कठिन माना जाता है कि एक दूसरे के अंदर मिक्स होती है जो चीजें, वो चीजें आपको यहां पर याद हो गई होगी, और याद नहीं होगी, एक से दूसरी बार देखते ही ये चीज याद हो जाएगी। और जब भी ऑप्शन सामने आएगा अपने एग्जाम के अंदर, ये चीजें आपके फटाक निकलेगी सीधी सी बात, और आप कहोगे कि वास्तव में हमें ये चीज कभी याद नहीं होती थी और वह चीज आज याद हो गई है। तो साथियों, ये मतलब तरीका होता है, और आप लोग जुड़े भी मेरे से हो, इसीलिए विश्वास करते हो कि सर याद करवा देते हैं। तो यही है साथियों, इसे याद कर लो, ये हमेशा ही काम आने वाली चीज है। और यही चीज मैंने राजस्थान सेकंड ग्रेड का जो अभी बैच चल रहा है उसके अंदर भी ये चीज बताई है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अब आते हैं अपने। अब तो मतलब आगे जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना, आपके पास में ट्रिक्स का भंडार आने वाला है, पूरी तरीके से ट्रिक्स का भंडार आने वाला है, साथ साथ आपके क्लासेस याद होने वाली है। और आप अब थे ही याद नहीं करो, अगर थे खुद ही याद नहीं करो तो बस भगवान ही मालिक है। मैं मेरी तरफ पूरा एफर्ट दे रही हूँ, अब थे कितो का एफर्ट लगाओ, और थे कितनी मतलब चाहो कि आपकी नौकरी खुद लागनी चाहिए, इनो डिसीजन थे खुद लेना है। ठीक है, चलिए अब देखो साथियों, यहाँ पे अपन थोड़ा सा शॉर्टकट अपना रहे हैं गुर्जर प्रतिहार और चौहान वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार बहुत ही विस्तृत तरीके से, बेहतरीन तरीके से याद करवाया है, सिर्फ पढ़ाया नहीं, याद करवाया है। सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक सेकंड ग्रेड क्लासेस की, जो रीड सेकंड ग्रेड दोनों की कंबाइंड क्लास है, वो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उसमें क्लास नंबर वाइज पूरे के पूरे वीडियो डाले हुए हैं, और क्लास नंबर वाइज डाले हुए, थंबनेल पर नंबर मिल जाएंगे ऊपर ही। उस प्लेलिस्ट को खोलकर आपको क्लास नंबर 46 और 47 देखनी है सबसे पहले, जिसमें आपको गुर्जर प्रतिहार पूरा ही व्यवस्थित रूप से पढ़ाया हुआ है। वही गुर्जर प्रतिहार है, सेम टू सेम टॉपिक है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो अपन समय को थोड़ा सा मैनेज करते हैं कि वही वापस बार बार पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा है कि अपन एक बार पूरा सिलेबस कवर करें। और ऐसे का ऐसे आपको चौहान वंश पढ़ाया हुआ है, अजमेर के चौहान है वैसे, लेकिन चौहान के अंदर स्पेशली वही ज्यादा पढ़ते हैं, तो चौहान वंश भी पढ़ा रखा है, जिसके लिए क्लासेस 48 49 यानी कि 47 से लगाकर 49, ये 4 क्लासेस आप ये मान के चलें कि आपके लिए आ गई है। यानी कि पूरे सप्ताह का काम आपके लिए आपके पास में है। और ये आज की क्लास है, इसमें मैं आपको गहड़वाल वंश पढ़ा रहा हूं, तो ये पूरे सप्ताह का काम आपके पास में आ चुका है। ठीक है, अब फिर शनि रवि को अपन एक बड़ी क्लास लेंगे, लगभग घंटे भर की होगी, उसके अंदर अपन 2-3 वंश और कवर कर लेंगे। तो यहां से पहले आप जाकर गुर्जर प्रतिहार और ये देख लेना, क्योंकि ये इसी का हिस्सा है। वापस डबल मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, क्यों वही चीज है 2 महीने पहले ही पढ़ाया है, जस्ट वो की वो चीज यहां पढ़नी है। बेहतरीन तरीके से पढ़ाया हुआ है पूरी ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो वो चीज पढ़े पहले, उसके बाद में ये गहड़वाल वाले नोट्स उसमें शामिल कर देना। ठीक, जहां देख लेना क्लासेस
थंबनेल स्पेशली डाला हुआ है और रीड सेकंड ग्रेड प्ले की जीके की क्लासेस है, वो प्लेलिस्ट बनी हुई स्पेशली, उसमें कोई होगी आपके 87-88 वीडियो होगी, 86 क्लासेस डाली हुई, 86 क्लासेस है, तो वो वाली आप एक बार देख लेना, ठीक है। फिर उसके आगे अपने आता है गहड़वाल वंश। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि बताऊं एक बार वापस, ये देखो ये रहा अपना गहड़वाल वंश, ये आज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। यहां पे अब आ जाते हैं अपन यहां पे, ठीक है। चलिए, तो अब पढ़ने जा रहे हैं गहड़वाल वंश। गहड़वाल वंश के प्रमुख प्रमुख जो शासक है साथियों, वही। अब इसमें क्या है, इतने वंश है कि इसमें से मुख्य मुख्य चीजें याद करनी होती है, ठीक। और किस तरीके से याद करनी है, क्या याद करनी है, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज तो ये याद करना है कि शासक एक के बाद एक कौन बना, ठीक। एक 5 अक्षर की ट्रिक है मात्र, चमगोवीज। चमगोवीज या तो ऐसे याद या चमगोवीज, डायरेक्ट याद वह कि कौन वह, मतलब इतनी याद करने के बाद आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी कि मात्र 10 मिनट लगेंगे आपको। ये इतना बड़ा टॉपिक है ना, पूरा टॉपिक मात्र 10 मिनट में आपको रिवीजन हो जाएगा। जब एग्जाम पास में आएगा ना, तब आप वास्तव में दिल से दुआएं दोगे कि वास्तव में इसको इजी बना दिया। तो देखो ये चमगोवीज है, यानी कि सबसे पहले इसकी स्थापना किसने की, संस्थापक कौन था, तो चंद्रदेव। कौन था, चंद्रदेव। वो वहां पे मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। फिर चंद्रदेव के बाद में यहां पे था मदनपाल। कौन था, मदनपाल। फिर गोविंद चंद्र, जो सबसे मेन शासक था यहां का, गोविंद चंद्र, सबसे मुख्य कह सकते हो, सबसे शक्तिशाली कह सकते हो, गोविंद चंद्र यहां का शक्तिशाली शासक था। फिर इसके बाद में विजय चंद्र, और फिर जयचंद। कहावतें भी बहुत बनी है, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था मोहम्मद गौरी से लड़ते समय, ठीक है ना। तो गद्दारों वाले में कहावतें जुड़ती है कि देश में बहुत सारे जयचंद है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बस ये याद हो गया। अब इसमें से आपके इतना आसान हो जाएगा, जब चमगोवीज याद है तो थाने किस्मत भी चमक गई, समझ लो, ठीक है। अब इसमें तो मतलब फिर क्या है, गोविंद चंद्र के समय लक्ष्मीधर था, कत्य कल्पतरु, और इस तरीके से तथ्य थोड़े बहुत याद करने हैं, बस मेन तो ये चीज है। तो साथियों, संस्थापक कौन था, चंद्रदेव, ठीक है। राजधानी कौन सी थी, कन्नौज। कन्नौज और बनारस और ये थी ना, इस जगह मुख्यतया हर्षवर्धन के बाद से फिर यहाँ पे कह सकते हो आप वाराणसी और कन्नौज के अंदर गहड़वाल वंश की स्थापना हो चुकी थी। किसने स्थापित किया, चंद्रदेव ने किया, ठीक है। इनके वंशावली की मुख्यतया जानकारी किससे मिलती है, त्रिचन्नापल्ली के गंगई कोणचोल मंदिर से मिलती है, ठीक है। त्रिचन्नापल्ली के गंगई कोणचोल मंदिर से मिलती है। अगर ये वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य नहीं है, याद हो जाए आसानी से तो याद कर लेना, 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा ना, तो बाय द वे प्रश्न आ जाता है, फिर भी आपके दिमाग में हरी बत्ती जल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इसको अलग से भी मैं लिखा है वापस, गोविंद चंद्र, यहां पे मैंने बताया भी है, ठीक। अब गोविंद नाम है, अपने आप में भगवान का नाम दिया है। गोविंद किसका नाम है, कृष्ण भगवान का नाम है, अपने आप में भगवान का नाम दिया तो मुख्य होना ही होना है, याद हो गया ना, ठीक है। देखो अब पढ़ते हैं गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र की ये उपाधि है, ठीक है, और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट उपाधि है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, चाहे आप सेंट्रल लेवल पे एग्जाम देते हो, चाहे आप हिस्ट्री स्पेशल का एग्जाम देते हो, चाहे आप राजस्थान के एग्जाम देते हो, कई भी एग्जाम देते हो, तो ये चीज पूछी जाती है, ठीक है। विविध विद्या विचार वाचस्पति की उपाधि धारण की, ठीक है। विविध विद्या विचार वाचस्पति, ये आपको है ना कई किताबों में लगातार लिखी हुई मिलेगी, विविध विद्या विचार वाचस्पति, लेकिन लगातार में क्या आपने 1-2 शब्द गड़बड़ होते हैं और सही ढंग से पढ़ी नहीं जाती, इसलिए मैंने इसको स्पेस दे के लिखा है। विविध विद्या विचार वाचस्पति, 4 वी याद रखना है, ठीक है, 4 वी याद रखना है। विविध विद्या विचार वाचस्पति इस तरीके से याद रखना है, 4 वी, V4 वी, क्लास 4 वी, ये क्लासेस किसके लिए, आपके लिए है, क्लासेस 4 वी, ठीक है। V4 वी, विविध विद्या विचार वाचस्पति, याद हो गई, ठीक है। अब अपने जो है ना क्लासेस ऐसी आएगी सारी की सारी, हालांकि शुरू से अपने तो जब से क्लासेस शुरू की है सब ऐसी ही आई है कि विद्यार्थियों को हाथों हाथ याद हुई है। भाई विद्यार्थी है, थोड़ी थोड़ी शेयर करे, क्लास शेयर ही को करवा रहे थे, मैं क्लास देवड़ में कंजूसी नहीं करूं, पर क्लास शेयर करण में घनी कंजूसी करवा रहे हैं।
थोड़ी तो मतलब दिल खुला रखो, बिल्कुल दम लगा के पता चलना चाहिए कि कहाँ कोई वास्तव में निःशुल्क क्लासेस दे रहे हैं और पूरी गुणवत्ता के साथ में, कहीं कोई कमी नहीं, तब जाकर आए मजा। ठीक है, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट तथ्य यह है कि इनका दरबारी लक्ष्मीधर, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है यह, यहां से आप भूल ही नहीं सकते हो और आपको भूलने की परमिशन ही नहीं है, आपको भूलने की मैं अनुमति ही नहीं देता हूं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी की बात है रे, लक्ष्मी की बात कोई भूल सकता है क्या? ठीक है, तो लक्ष्मीधर, गोविंद चंद्र के समय लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु ग्रंथ की रचना की। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं कह रहा हूं आपको भूलने की अनुमति नहीं है। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की। लक्ष्मीधर किसके समय था? गोविंद चंद्र के समय था। गोविंद चंद्र कौन था? गढ़वाल शासक था। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही तो मजा है, हाथों हाथ याद करने का मजा ही कुछ और है। ठीक है, एक और ग्रंथ देखो लक्ष्मीधर का, तीर्थ विवेचन कांड की रचना किसने की? लक्ष्मीधर ने की। ठीक, ये याद हो जाएगा आपको तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कृत्य कल्पतरु तो आपको किसी भी तरीके से भूलना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी, ये पाल राजकुमारी थी वैसे, मेरे जहां तक दिमाग में आ रहा है ये पाल राजकुमारी ही थी। ठीक है, गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी ने सारनाथ के अंदर धर्म चक्र विहार बनवाया। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर देखो, अब देखो लक्ष्मीधर था इसके समय, यानी कि लक्ष्मी से तो कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, इसने लक्ष्मी के आकार के सिक्के भी निकलवाए और सोने के सिक्के, लक्ष्मी की आकृति के सोने के सिक्के किसने? गोविंद चंद्र ने। तो आपको गोविंद चंद्र में क्या क्या याद रखना है? V4 विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है, कृत्य कल्पतरु जो लक्ष्मीधर की रचना थी वो इसके समय थी। कुमार देवी जो इसकी पत्नी थी, उसने सारनाथ के अंदर धर्मचक्र विहार बनवाया। ठीक है, और लक्ष्मी के आकार के सिक्के, ये गोविंद चंद्र आपको याद हो गया। चम गो बीज, इनके बीच में एक मदनपाल नाम का शासक था, कमजोर शासक था, जो आपको याद रखना है सिर्फ, के हाँ मदनपाल भी कोई हुआ था। ठीक, अब देखो आगे, फिर उसके बाद में चमगो वी यानी विजय चंद्र, विजय चंद्र ने दो उपाधियां धारण की, एक तो मल्लदेव की और एक विजयपाल की। जब विजयपाल की तो डायरेक्ट ही याद हो जाएगी क्योंकि विजय चंद्र नाम है, तो विजयपाल नामक उपाधि और मल्लदेव नामक उपाधि इसने धारण की। जौनपुर में अटाला देवी का मंदिर बनवाया, यह वही मंदिर है जिसे तोड़कर 1300-1400 ईस्वी के अंदर अटाला मस्जिद में बदल दिया गया था। और यहां के अंदर की वास्तुकला जब देखते हैं तो इसको देखते ही पता चल जाता है कि यह कभी मंदिर हुआ करता था। और उसी का एक नमूना आपके सामने यह है, ये जो पिलर आप देख पा रहे हो ये मंदिर वास्तुकला के हैं। तो मंदिर वास्तुकला का पता यहीं से चल जाता है कि ये एक अटाला देवी का मंदिर, अटाला मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़कर परिवर्तित करके रूपांतरित करके अटाला मस्जिद में बदल दिया गया और वर्तमान में ये जौनपुर में अटाला मस्जिद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये अटाला देवी का मंदिर किसने बनवाया था? विजय चंद्र ने बनवाया था। दैट्स ऑल, ये याद रखना है विजय चंद्र के अंदर। फिर एक और इंपॉर्टेंट शासक आता है गढ़वाल के अंदर, जो है जयचंद। ठीक है, गद्दारों के लिए मैंने बताया बहुत नाम आता है इसका, जयचंद की जिक्र किया जाता है। तो इसमें ऐसा है साथियों कि वो पृथ्वीराज का साथ नहीं दिया था ना, इसलिए कहा गया। अब देखो इसमें क्या है, ये गढ़वाल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक था, अंतिम शासक नहीं था, अंतिम शक्तिशाली शासक था। ठीक, लेकिन इसने क्या की, जब मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया अपने पृथ्वीराज के ऊपर, तो इसने उस समय ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि पृथ्वीराज को हरा दे, बढ़िया रहेगा, फिर क्या है कि मैं आराम से दिल्ली पर शासन कर लूंगा, इसके दिमाग में यह था। लेकिन ऐसा थोड़ी है, विदेशी आक्रांता कोई मजबूत, मतलब एक प्रतिष्ठित शासक को हरा रहा है, यानी कि वो रुकने वाला तो है नहीं। वो फिर जयचंद को क्या रुकने देगा? तो फिर इनके बाद में चंदावर का युद्ध भी हुआ इनके साथ। लेकिन पृथ्वीराज और इनके बीच वैमनस्य का जो कारण था जयचंद के बीच, बताते हैं कि ये मासियात भाई थे। ठीक है, और दोनों ही अपने जो अनंगपाल तोमर था ना, उसकी गद्दी पर, दिल्ली पर अधिकार करना चाहते थे। तो एक तो मैन जो कहते हैं ना, मैन इनके बीच तकरार का कारण यही था। दूसरा कारण यह बताते हैं कि इसकी पुत्र थी, किसकी? जयचंद की पुत्र थी संयोगिता, और संयोगिता प्रेम करती थी पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज प्रेम करता था संयोगिता से। अब यूं देखो रिश्ता भूत ही उड़ा है, बाकी देखो तो भी अणे प्रेम प्रसंग उगो और प्रेम करते थे। और इनके बीच में तो स्वयंवर वाली स्टोरी भी चलती है कि स्वयंवर रचाया गया, किसी को पसंद नहीं किया,
द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति लगाई गई अपमानित करने के लिए। असह्यों की ताजान माला भी मूर्ति के गले में गाल दी और व्हाट्सएप कर दियो पृथ्वीराज ने कि मन लीजिए अटू आए फटाफट नहीं मार स्वयंवर हो जाए। और पृथ्वीराज जो आता है और इसका अपहरण करके ले जाता है और इसके साथ में विवाह कर लेता है। और यही जो है जयचंद को चुभ जाती है बात, और दिखती बात है, स्वाभाविक है, चुभनी चुभनी है, ठीक। तो बस में इनके क्या हो जाती है, दुश्मनी, ठीक है। तो ये दुश्मनी का कारण होता है। 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में चंदावर का युद्ध लड़ा गया, जिसमें बताते हैं कि जयचंद हारा और जयचंद मारा गया, ठीक है, चंदावर के युद्ध के अंदर 1194। अब 1191-92 में कौन से हुए थे, तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक, वो पृथ्वीराज से लड़े थे। और 1194 में चंदावर का युद्ध जयचंद से लड़ा था मोहम्मद गौरी ने, ठीक है। कश्मीर के प्रसिद्ध संस्कृत कवि, ठीक है, श्री हर्ष को इसने आश्रय दिया, संरक्षण दिया था। अब श्री हर्ष की दो रचनाएं हैं, एक तो खंडन खंडखाद्य और एक है आपके नैषधचर्यम या नैषध चरित्र कह सकते हो। ये श्री हर्ष की रचनाएं थी, जो वही श्री हर्ष है जिसे जयचंद ने संरक्षण दिया था, है। नैषध चरित्र बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना, नैषध चरितम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, श्री हर्ष, ठीक है ना। और देखो जयचंद ने खुद ने एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रंभा मंजरी, इसकी रचना की थी। और फिर गहड़वाल वंश का अंतिम शासक जो होता है आपके, वो हरिश्चंद्र होता है। अंतिम शासक कौन होता है, हरिश्चंद्र होता है। और इस तरीके से गहड़वाल वंश आपके पूरा होता है। गहड़वाल वंश मेन मुख्य बातें ये हैं। अब जैसे तो पढ़ना चाहेंगे अपन तो बहुत डिटेल है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरा वंश है, शासन किया है इतने साल, तो डिटेल तो होगी, दिखती बात है। लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से जो नोट्स मेकिंग पैटर्न होता है, जिसमें आपको वह चीजें जो बिल्कुल ही भूलनी नहीं है और समझनी सारी चीजें हैं क्रमबद्ध तरीके से सॉरी, पूरा दिमाग में एक इमेज बनाकर अच्छी तरीके से, वो चीज ये है। अब आपका काम ये है कि गुर्जर प्रतिहार क्लास नंबर बता दिए हैं और चौहान क्लास नंबर बता दिए हैं। 4 क्लासेस है, आधे घंटे की होगी लगभग, देख लेना। और ये क्लासेस जो है आप व्यवस्थित तरीके से देखकर नोट्स बना के उसके बाद में गहड़वाल वंश के नोट्स बनाएंगे। तो आज की इस क्लास में यूं देखा जाए तो एक बहुत बड़ा पार्ट कवर हुआ है। और अगली क्लास जब भी आएगी, आपकी शनिवार को दूंगा मैं, वैसे अगली क्लास आएगी उसमें अपन आगे चलेंगे। आपको परमार और ये सारे मतलब अब धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे वंश है, इनको सबको व्यवस्थित तरीके से आपको मुझे करवाने हैं। तो ये करेंगे, फिर जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सारा पूरा लगभग सिलेबस कवर करेंगे। तो चिंता न करें। कुछ विद्यार्थी कह रहे कि सर क्लासेस का टाइम बढ़ा दो, क्लासेस की संख्या बढ़ा दो फर्स्ट ग्रेड वालों की। देखो साथियों, जैसे आज की वैकेंसी जब आ जाएगी ना, तब मैं क्लासेस का टाइम और संख्या दोनों बढ़ा दूंगा। तब तक इसी तरीके से चलने दें। आप अपना सब्जेक्ट जो है वो साथ में तैयार करें। फर्स्ट पेपर भी तैयार करते हैं तो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, आपके प्रबंधन भी बहुत मेन रोल रहता है, करंट भी रहता है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित वगैरह खूब सारी चीजें हैं जो आपको पढ़नी है उसमें। तो आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं। ये हिस्ट्री जैसे मैंने 1 क्लास दे दी, सप्ताह की 2 क्लास आपको दी है, तो इसके अलावा आपको 5 दिन आपके सब्जेक्ट पर भी मेहनत करनी है। आपको फर्स्ट पेपर के अन्य विषय भी देखने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री ही नहीं पढ़नी है, दूसरे विषयों पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पूरी ही रणनीति के साथ, पूरी ही व्यवस्थित तैयारी के साथ चलना है आगे। तो इस तरीके से आपको साथियों चलना होगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से आप अच्छी तरीके से ये चीजें समझ गए हैं और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। और जो अपने जितने साथी हैं उन तक शेयर जरूर करें। चाहे वो अपनी मुख्यतः जो मैं फोकस रहता हूँ वो शिक्षक भर्तियों के प्रति, तो शिक्षक भर्तियों के प्रति है। तो अपनी ज्यादातर आप क्लासेस देखोगे शिक्षक भर्तियों की ज्यादा है। अब इसमें जैसे ग्राम विकास अधिकारी की कोई करते हैं, पटवारी की कोई करते हैं, कांस्टेबल की कोई करते हैं। सिलेबस जैसे मैच होता है ना, आप निश्चिंत होकर देख सकते हो। आपके प्रश्न जो बनते हैं वो पुराने पेपर में आप देखें और अपना कंटेंट देखें, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएगी, पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अपने टेस्ट सीरीज भी अब बढ़िया तरीके से चल रही है, तो वो भी आप उसका भी ले सकते हो। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हो फर्स्ट ग्रेड, इसकी भी आप 51 वाली टेस्ट सीरीज दे दो। साथियों, इसकी टेस्ट सीरीज आपके कहे बिना ही बनानी शुरू कर दी गई है। और जितनी भी टेस्ट सीरीज बनाई जाती है
हमारी टीम द्वारा सारी पोस्टेड टीचर द्वारा बनाई जाती है और वही काम चल रहा है और बेहतरीन टेस्ट सीरीज आपके लिए बन रही है। तो जैसे ही बनेगी आपको सूचित कर दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब मिलेंगे अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।